दर्शकों नमस्कार। 17 तारीख है आज और रात की 12 बज रही है और कड़कड़ाती सर्दी शबाब पर है और हम चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। तो इसी चाय पर चर्चा के दौरान आज पूरी दुनिया की बातें करेंगे। नए वर्ष का आगाज़ हो चुका है। कई तरह की एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में हो रही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी। सकारात्मक जैसे भारत में कुंभ चल रहा है और पूरी दुनिया गंगा में गोते लगा रही है, लेकिन पश्चिम देशों का समुद्र जो है वो सीमाएं लांघने को आतुर है। मतलब बाढ़ की हालत बन रहे हैं, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच आज आचार्य जी हमारे साथ हैं और एक अनौपचारिक चर्चा हम करेंगे। ये पूरे विश्व परिदृश्य में आखिर चल क्या रहा है। एक बात और बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अभी 25 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। तो अब दुनिया किधर जाएगी, इस विषय पर आज बातचीत होगी। तो आचार्य जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप पहले से ही कई दुनिया की घटनाओं को लेकर रहस्य उद्घाटित करते रहे हैं। पहले भी आपने बताया कि यूरोप पर संकट का खतरा मंडरा रहा है और 2025 तो उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो आज एक पूरे विश्व सिनेरियो पर बात करेंगे जी। क्या दुनिया में युद्ध के हालात हैं, तृतीय विश्व युद्ध के हालात हैं, बाढ़ भूकंप के प्रकोप के हालात हैं, अमेरिका की क्या स्थिति होगी, चाइना की क्या स्थिति होगी, इजराइल क्या है और भारत की क्या स्थिति। तो आचार्य जी, लेकिन हम शुरुआत इसको करना चाहते हैं सकारात्मकता के साथ, भारत के कुंभ के साथ जी। तो एक तो आचार्य जी आप ये बताएं कि ये कितनी पॉजिटिविटी जनरेट कर रहा है पूरी दुनिया के लिए भारत का कुंभ। देखो, कुंभ का यदि हम बात करें, सदियों से चली आ रही है तो ये प्रथा है और कुंभ के माध्यम से नागा सन्यासी हैं, सामान्य जो सन्यासी हैं वो, और प्रकृति ये अपने आप में परिवर्तन करती है। कुंभ का होना या नागाओं का स्नान होना, प्रयागराज अकेले में होना, इसका इससे संबंध नहीं है। क्योंकि इसका संबंध तो उस समय से भी है जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जगह जगह 4 जगह अमृत गिरा था। तो ये घटना उस समय भी घटी थी। जी जी, है ना। और आज भी अमृत स्नान की परंपरा अब शुरू हो रही है। और ये 144 वर्ष के बाद जब महाकुंभ होता है, अब ये जितने 4 महाकुंभ होंगे, ये सिंगस होगा, ये भी 144 वर्ष के बाद ही आएगा। नासिक का कुंभ आएगा, ये भी अब 144 वर्ष के बाद आएगा। और हरिद्वार का आएगा, वो भी 144वां कुंभ होगा। तो इसकी शुरुआत जैसे 12 साल में एक चक्र कुंभ का पूरा होता है, तो ऐसे 12 सर्किल वो कर लेता है तो 144 कुंभ हो जाते हैं। तो ये महाकुंभ में परिवर्तित हो जाता है। जब महाकुंभ होता है तो आपने पहले भी हम 144 साल पहले चले जाएं तो ऐसी कोरोना जैसी महामारी पहले भी आई हैं। प्लेग फैला है, काला बुखार फैला है, तो वहाँ भी लाखों लोग मारे गए। प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, मुगलों का जाना, ईसाइयों का आना, और उससे पहले यदि हम चले जाएं तो विक्रमादित्य के बाद जाना, और उसके बाद आए तो मोहम्मद गोरी का आना और पृथ्वीराज चौहान का आना। ये सब परिस्थितियां लगातार होती रही हैं। तो इस कुंभ के जो विशेष मायने होते हैं, ये प्रकृति परिवर्तन से इसको देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। क्योंकि भारत धर्म का देश है, सत्व का देश है, और भारतीय जो सनातन संस्कृति है ये अपने आप में एक अनूठी परंपरा लिए होती है कि हम हर त्यौहार को, हर तिथि को कहीं ना कहीं एक धर्म से, सत्व से जोड़ के रखते हैं। व्रतों को जोड़ देते हैं। प्रकृति की पूजाओं में हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं, पीपल की करते हैं, तुलसी की करते हैं। नदियों के रूप में हम नदियों में स्नान करते हैं, नदियों के पूजन करते हैं। पूर्णिमाओं को हम इसकी पूजन करते हैं। तो ऐसा ही ये जो महाकुंभ है ये त्रिवेणी संगम है। वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, या जिसको हम योग की भाषा में एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी इनको बोलते हैं, तो ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। इस समय में ये नाड़ी सबकी जागृत होती हैं और जो भी साधनाएं लोग करते हैं उसका स्नान करने के लिए कुंभ पर एकत्रित होते हैं। और सनातन की भविष्य में क्या दुनिया में भूमिका होने वाली है और सनातन में हमें और क्या रिसर्च करनी चाहिए, सभी प्रकार के सत्व, तम, रजस के सभी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित होते हैं और सभी गुरु यहाँ पर आते हैं। वो इस प्रकार की सारी चर्चाएं करते हैं
और आगे की प्लानिंग भविष्य के लिए, देश दुनिया के लिए इसमें की जाती है। अच्छा आचार्य जी, इस कुंभ से दुनिया को क्या मैसेज मिलने वाला है भारत की तरफ से? क्योंकि ये इस कुंभ को लेके आप ये देखिए कि मतलब अभी तो पहले ही स्नान हो गया और करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, और दुनिया के बड़े बड़े जो अपने आप को टेक्नोक्रेट्स लोग मानते थे वो भी डुबकी लगाने आ गए। तो क्या संदेश इससे जा रहा है पूरी दुनिया में? भारत क्या अपनी देखो, ध्वजा स्थापित करने वाला है? संदेश तो इसमें ये जाता है, जैसे हम अन्य धर्मों के लोग देखते हैं, एक धर्म तो तलवार की दम पर धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास करता है, मारो ठोको और अपने धर्म में आ जाओ, बाकी सब काफिर रहो, अकेले हुए हैं। दूसरा धर्म लोगों को लोभ देता है, लालच देता है, आदिवासियों को 2-2 उरी चावल देते हैं और धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। लेकिन आज भारत की स्थिति देखो, अपने आप में एक अरबपति एक उसका मालिक कंपनी का, और उसकी पत्नी आ रही है, वो भी पढ़ी लिखी है जी, और आने के बाद सनातन को स्वीकार कर रही है सब कुछ देखने के बाद। तो यहाँ तो किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला, सही है, आपकी वो संस्कृति से प्रभावित हुआ। तो ये हमारी संस्कृति का एक प्रदर्शन भी है कि हम किस तरीके से ऐसे आयोजनों को करते हैं। आज तो मोबाइल का ज़माना है, पहले तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं होता था, इतने सारे नागाओं को इकट्ठा करना, इतनी सारी व्यवस्थाओं को करना, तो ये एक बड़े चमत्कृत रूप से होते हैं और इन तिथियों का विशेष महत्व होता है। जब आप स्नान करते हैं, जाते हैं, और आपने देखा हो कई सन्यासी जो इसमें आए हुए हैं, कोई IITN है, कोई ओलंपियंस हैं, कोई कुछ, और सब लोग सन्यासी बन के आ रहे हैं जी, और विदेशी काफ़ी लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं। तो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो यहाँ आ नहीं रहा है और कुछ ना कुछ इनको मिला होगा, तब फिर स्थिति बन रही है। तो इसके तो कुछ लोग मतलब इससे ऐसा संकेत मिलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं या जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म में और ज़्यादा सनातन संस्कृति में कन्वर्ट होंगे या विश्वास करेंगे, ऐसा कुछ संकेत मिलते हैं क्या आने वाले दिनों में? हाँ, आने वाले सनातन की संस्कृति आने वाले दिनों में सनातन की संस्कृति ही आगे रहेगी। धर्म परिवर्तन की बात तो नहीं करते, जो जिस धर्म में रहे वहाँ रहे। जो इंडोनेशिया में लोग मुस्लिम धर्म को मानते लेकिन सनातन संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं। तो वो धर्म आप कोई भी अपना के रखें, लेकिन संस्कृति में जो सनातन में हमारे यहाँ है, दया, करुणा, क्षमा, शांति, ये हमारे कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं सनातन संस्कृति के, जियो और जीने दो। तो इन सिद्धांतों की वैल्यू होने वाली है और उन सिद्धांतों पे आज हम जिस कंडीशन में गुजर रहे हैं, उस कंडीशन में धर्म भी हमारे साथ में है और हमारे साथ में विज्ञान भी है। तो अब विज्ञान को यदि हम धर्म से कंपेयर करते हैं तो अब विज्ञान बोना साबित होने लग गया है संस्कृति का। एक समय ऐसा था कि भारत के लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज जब सब समृद्ध हो चुके हैं तब अब अगली छलांग शुरू हुई, क्योंकि मनुष्य के अंदर की एक जो अभिलाषा है, पिपासा, वो खत्म समाप्त होती नहीं है। तो उसने फिर ये देखा कि अब हम साइंस में इतने आगे बढ़ गए, इतने हम सब कुछ बना लिए और इसके बाद भी शांति नहीं है। तो शांति की खोज जब अंदर से जागृत होती है तो फिर शांति आध्यात्मिक तरफ ले जाती है, क्योंकि अंतोगत अध्यात्म इसकी खोज होती है जी। और फिर लोग इसलिए यहाँ कन्वर्ट होते हैं। जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति सनातन में आता है उसके पीछे कारण है कि वो मानसिक रूप से परिपक्व है, धन के रूप में परिपक्व है, परिस्थिति देख चुका, दुनिया देख चुका है, तब भी शांति नहीं है, तो फिर सनातन की ओर आता है, सनातन में आकर्षित होता है और इस प्रकार से इस धर्म को वो स्वीकार करता है, धर्म की विधाओं को स्वीकार करता है, धर्म चाहे वो कोई भी अपना कर रहे। आचार्य जी, मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्टिविटीज साल की शुरुआत से ही हो रही है। एक तरफ रास्ता है ये बुद्ध का रास्ता जो कुंभ से निकल रहा है, अब दूसरी तरफ युद्ध का, कई देश बिल्कुल आमादा हैं युद्ध पर, दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो हम तो संकेत यही दे रहे हैं कुंभ के माध्यम से कि शांति ही इसका एकमात्र रास्ता है। अब यदि अपन बात करें एक दूसरी दुनिया की, डोनाल्ड ट्रंप जैसे 25 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने के पहले से ही कई तरीके की बातें दुनिया में और पूरे मीडिया में खबर चल रही है, तरह तरह की बातें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ग्रीनलैंड पर कब्जे करने की उनकी इच्छा है। उधर रूस भी वहाँ अपने दावे जता रहा है। कुछ बातें ऐसी कही जा रही हैं कि 2025 में यूरोप जो है तबाही के कगार पर पहुँच जाएगा, बड़ी भयंकर बाढ़ें आएंगी। अभी 29 मार्च से कुछ ग्रहों के परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो ये अब आपका जो मूल जो आपका विषय और जिसके लेकर आप बहुत कुछ दिनों से ये भविष्यवाणी करते चले जा रहे हैं, इस पर आप बताइए कि ये 2025 अब कितनी उथल पुथल मचाने वाला है
पूरी दुनिया में? देखो, कुछ ग्रहों का एक बड़ा योग संयोग बनता है। मंगल शनि का दृष्टि संयोग बन जाए, मंगल शनि का साथ बैठना हो जाए, और उसमें किसी एक ग्रह का वक्री होना हो जाए, तो मार्केट जरूर नचती है और सारी स्थिति नेगेटिव हो जाती है। कई बार मंगल शनि चंद्र राहु का मिलना हो जाए तो भूकंप वगैरह की स्थिति बन जाती है, बाढ़ बहुत तेजी से आ जाती हैं। तो ऐसे ही जो अब ग्रह संकेत दे रहे हैं, जैसे गुरु का अतिचारी होना। अतिचारी गुरु मतलब तेज स्पीड से गुरु चलता है, मतलब एक साल में गुरु 12 महीने में एक राशि बदलता है, पर इस समय 6-7 महीने में बदल लेगा। मई में वो पहुंचेगा मिथुन राशि में और नवंबर में आ जाए कर्क राशि में। अच्छा। तो मई नवंबर में 5-6 महीने का अंतर पड़ता है और राशि बदल लेगा। तो ये अतिचारी कहलाता है, 2032 तक ये चलता रहेगा। अच्छा। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं तब ये विवादास्पद स्थिति बताते हैं, लोगों के अंदर मानसिक तनाव बहुत आ जाते हैं, डिप्रेशन बहुत तेजी से आ जाते हैं, और जो भौतिकवादी और नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। जो पॉजिटिव हैं वो बहुत तेजी से पॉजिटिव होते हैं। तो अभी पूरे धर्म ग्रंथ और सब कुछ सतयुग की बातें कर रहे हैं, तो सतयुग में परिवर्तन तेजी से होंगे। आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं तो ये अतिचारी गुरु आपको आध्यात्म के चरम पर बहुत जल्दी पहुंचा देगा। अच्छा। जैसे अभी तक कुंभ आते थे, कुंभ में 3 करोड़ स्नान, 1.5 करोड़ स्नान पूरे टाइम पे होते थे। अब मालूम पड़ा जिस दिन शुरुआत से 3-4 करोड़ की हो गई। तो इतना जो जबरदस्त एक आया है, तो आध्यात्मिक तरफ लोग जागृत हो रहे हैं, और गुरु अतिचारी होने से लोग बहुत तेजी से आध्यात्मिक की तरफ मूव करेंगे। ये पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन जिनकी मानसिकता नेगेटिव है, जो जमीनें हथियाते चले आए हैं, दूसरे की जमीन पर जिनकी निगाहें लगी रही हैं, शी जिनपिंग, ये सब पागल होने की कतार पे हैं। और नेगेटिव जब होंगे, तब जब नेगेटिव व्यक्ति क्या करता है, गमार, ढोल गमार, इनको ताड़ना चाहिए, तो ये गमार बन जाएंगे उस समय में, और फिर इन पे खुद पे नियंत्रण इनका नहीं रह पाएगा, तो वहाँ नेगेटिव स्थिति इनकी निर्मित हो जाएगी। अभी जैसे ट्रम्प जी के आने के पहले ही ये सब शोर उठने लग गए कि हम यहाँ कब्जा करेंगे, वहाँ करेंगे। तो जो कब्जा वाले लोग हैं, अभी आप देख रहे हो कितने अतिक्रमण भारत में हट रहे हैं जी, कब्जाधारियों से। जिन मस्जिदों के अंदर भगवान के मंदिरों को कब्जा किया, तो वो कब्जे अपने आप बाहर निकल रहे हैं, कोई यही नहीं निकल रहे, पूरी दुनिया में निकल रहे हैं जी। तो अभी कब्जे वालों की अब समय नहीं रहा, और ये आपस में लड़ेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये जो युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध, ये युद्ध अब बंद नहीं होगा। और हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो ये चतुर्थ विश्व युद्ध है और अंतिम विश्व युद्ध है कलयुग की समाप्ति का। नहीं तो क्या होगा, क्या विश्व युद्ध ऐसी? ये विश्व युद्ध ऐसा थोड़ी होता है एक ही दिन में उठे और सबके सब भिड़ गए। ये विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देखो 6-7 साल चला, प्रथम विश्व युद्ध 3-4 साल चला, तो ये ऐसे ही चलता है। ये युद्ध शुरू हुआ है 17 नवंबर 2019 को जी, जब चीन ने एक अपनी गलत नीयत से कोरोना को फैलाया, और उसके बाद से ही आप देखें पूरी दुनिया में भिड़न चल रही है। चाइना ने अभी छोड़ दिया एक बार। हाँ, चाइना ने फिर हरकत की वापस की। तो जब इसके अंदर है जो पाप है ना, वो बाहर निकलता है। अब स्थिति है कि वो वैक्सीन बना नहीं पाता, उससे पहले फैल जाता है। और ये इस चक्कर में मैं ऐसा वायरस छोड़ूं जिसकी वैक्सीन में पहले तैयार कर लूं, तो मेरे को आर्थिक रूप से अच्छी मदद मिल जाए। तो सब धन कमाने के चक्कर में अपने अपने स्टाइल में लगे हुए हैं, ताकि अभी युद्ध देखे ना लोगों ने, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, अब 3 साल होने में आ रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है बंद होगा कि नहीं होगा। और युद्ध कोई 2-4 रुपए में थोड़ी होता है जी, पर डे लाखों करोड़ों रुपए की बम्बार्डिंग आप कर रहे हो बैठकर। इजराइल का युद्ध था कि 8-10 दिन में हमास खत्म, वो अभी तक पूरा साल खींच ले गए जी। तो आने वाले जो युद्ध हैं वो 2-2 दिन के युद्ध नहीं है, और ये जो शांति है ये 2032 में जाकर होगी। अच्छा, और 29 के बाद से इन युद्धों में शिथिलता शुरू होगी, और फिर अपने नफा नुकसान की बात जो चैतन्य लोग हैं वो करेंगे, और फिर लोगों में डाइवर्ट करना शुरू करेंगे, तब जाकर कहीं इसकी शांति। यानी स्थितियां अभी सामान्य होने वाली नहीं है। अच्छा, तो अब क्या होगा इसमें? मान लो घातक स्थितियां और आएंगी तो कौन कैसे क्या करेगा? अमेरिका की किस पर कब्जे की जो योजना है वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? क्योंकि 2-3 चीज़ हुई, अभी वो शपथ नहीं ली और फिर कहने लग गए कि वो कनाडा को अपना एक स्टेट बनाने पे कि लॉकडाउन ने कर दी। हाँ, वो भी हमारे राहुल गांधी भारत राज्य को बचाने के चक्कर में घूम रहा है। वो तो ये कह रहा है कि हमारे लड़ाई इस्लामिक, हमारे इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई, मतलब वो हमारे यहाँ का विद्वान इंडियन स्टेट पे लड़ रहा है। जी जी। तो ये वही हैं जो जिनके अंदर पाप भरे हुए हैं, वो ऐसी बाहर आ रहे हैं वो, और निकल के बाहर आएंगे। कोई जाने आएंगे, कोई अनजाने आएंगे। केजरीवाल जी हमारे यहाँ दुनिया बदलने चले थे, आज वो खुद ही इस स्थिति में पहुंच गए कि खुद अपने आप को बदलने बहुत है।
कल अब तो जनताओं ने बदल रही, जनता होना बदल तो ये जो स्थिति है बड़ा ऐसी विकट चल रही है। तो ऐसे समय में अमेरिका जैसे बोल रहा है मैं इस पे कब्जा कर लूंगा, मैं उस पे कब्जा कर लूंगा। और इन्होंने युद्ध जो लड़वाया, युद्ध की नीति ये रही कि रूस एक ताकतवर था तो इसके हथियारों को खत्म किया जाए पहले, तो यूक्रेन के माध्यम से। तो सब नाटो देश इकट्ठे हुए, यूक्रेन का साथ दिया, उसके हथियार खत्म करवाने की स्थिति में आए। अब लग रहा है कि अभी ज़्यादा दिन युद्ध नहीं लड़ पाएगा। तो अब इसने खुद अमेरिका ने ये स्टेप उठाया कि अब मैं दूसरे देशों पर अब कब्जा करना शुरू कर दूँ। अभी तो तृतीय विश्व का अगला चरण आएगा। अब ये ईरान को नष्ट करेंगे। कौन? ये इजराइल और अमेरिका मिलकर। अच्छा। क्योंकि ये चीन से झगड़ा है इनका। एक्चुअली अब दो महाशक्ति बची हैं, चीन और अमेरिका, जिनके पास इनने अपने हथियारों को संभाल के रखा हुआ है। अच्छा। अमेरिका ने यूक्रेन से युद्ध लड़वाया तो छोटे मोटे जो उसके आउटडेटेड टैंक थे वो तो उसको पकड़ा दिए, सारी चीजें जो थी, और बाकी के नाटो दोस्तों से समाप्त करवाए। अब दो शक्ति बची हैं, इसमें अमेरिका बचा है और चीन बचा है। तो वो अब चीन को कब्जे में कैसे करेगा, इसलिए उसने बांग्लादेश की सरकार निपटा दी, इसलिए उसने म्यांमार पे अपना काम रखा हुआ है, इसलिए उसने श्रीलंका में भी उठापटक करा दी, और इसलिए वो इराक, ईरान, इन सब पे अब मुस्लिम जो पूर्व मिडिल ईस्ट के जो देश हैं अब उन पे कब्जे की तैयारी कर रहा है ताकि वो चीन का आसानी से मुकाबला कर सके। तो उसकी तैयारी वो करेगा। तो ये युद्ध का अगला जो चरण आएगा वो मिडिल ईस्ट आएगा। नहीं तो इसमें वो सक्सेस होगा या क्या होगा? हाँ, इसमें सक्सेस होगा, सक्सेस होगा। उसको अमेरिका को तोड़ेगी कुदरत। अमेरिका की आग, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आग इसकी बंद नहीं होने वाली है। ये कैलिफोर्निया धधक जाएगा। मतलब अभी जो आग जो लगी एकदम से, अभी नहीं, पहले से लग रही है। जंगल तो बहुत दिन चल रहे हैं, 3-4 साल से आग लगी हुई है वहाँ पर। इस बार बाढ़ कितनी खतरनाक है वहाँ पर। तो पानी और अग्नि जी, ये दोनों से अमेरिका झुलसेगा, क्योंकि अग्नि की से पानी की उत्पत्ति होती है, आग से पानी बनता है। तो इसलिए आग और पानी ये दोनों मिलकर अमेरिका को झुलसाएंगे। तो ये कौन से ग्रह इनके बन रहे हैं कि इनमें आग भी लग रही है, पानी भी आग और पानी ग्रह योग अब जो चेंज हो रहे हैं। अभी जैसे पंचग्रह योग, अभी विश्व कुंडली यदि बनाएंगे जी, अप्रैल में जो बनेगी, तो पंचग्रह योग तो जो दूसरे स्थान पर बनेगा। तो दूसरे स्थान पर जब नेगेटिव योग बनता है तो कुटुंब कलह होती है। अच्छा, तो यदि हम विश्व के परिदृश्य को देखें तो सारे देश आपस में भिड़ना शुरू कर देंगे, कुटुंब कलह हो जाएगी। व्यक्तिगत परिवेश को देखें तो अमेरिका में अंदर कुटुंब कलह होगी। कलह कैसी होगी कि वहां जातिगत विवाद नहीं होगा, वहां कलह होगी दो पंचतत्वों के बीच में। अच्छा। तो पंचतत्वों में दो तत्व ऐसे हैं जो अग्नि भी है और पानी भी है, तो ये वहां पर कलह मचाएंगे। अच्छा। चीन की बात करेंगे तो वहां पर भूकंप आएंगे, वहां बहुत तेजी से बाढ़ आएगी। तो एक चीन वहां पर भूकंप बाढ़ से वो चीन परेशान हो जाएगा। रूस की स्थिति भी ऐसी नेगेटिव होने वाली कि रूस अभी अपनी विपरीत स्थिति में रूस जाएगा। भारत के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो भूकंप से थर्राएंगे। बड़े जो देश हैं उन पर भी संकट के बादल आने वाले समय में आएंगे। तो ये जो ग्रह इजराइल वगैरह है, मिडिल ईस्ट की स्थिति है। मिडिल ईस्ट में मंगल शनि का प्रकोप होगा, तो एक तो आपस में झगड़ेंगे वो मिडिल ईस्ट के लोग, मतलब मुस्लिम कंट्रीज जितनी मिडिल ईस्ट की हैं जी, ये आपस में झगड़ना शुरू करेंगे। यहाँ विद्रोह होगा, सारे मुस्लिम देशों में लगभग तख्ता पलट होगा और स्थिति लगातार नेगेटिव होती चली जाएगी। तो ये जो ग्रह योग हैं ये संकेत देते हैं ऐसा होने वाला है। अच्छा, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है अभी कुछ दिनों बाद या कुछ ग्रहों के बाद ये इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी? हाँ, इन झगड़ों की आपस की, ये झगड़ों की स्थिति बढ़ती है। शुरुआत तो इनकी हो चुकी है। आग तो चिंगारी तो सब जगह लगी हुई है जी। अब बस खाली घास फूस आने की नहीं। तो इसमें 2025 में ऐसा क्या खास होने वाला? 25-26 को लेकर जो बात कही जा रही है कि पूरी दुनिया में भयंकर तबाही होगी, तो इसमें क्या स्पेशल है? देखो, ये तो अब सब ज्योतिषी बोलने लग गए 2025 आ गया तो 25 बाद ऐसा होने वाला है। मैं तो इस पे 2016 से बोल रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम देखोगे आप, और मैंने 2019 से झगड़े के बोला है। तो आग तो उस समय से चिंगारी उठी थी जो अब आग के रूप में आ रही है। अब लोगों को सबको समझ में आ रहा है, अब तो विश्व देता है, तो सब उस ग्रह से एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो अभी जो 2025 में ग्रहों का कुछ तालमेल होना है। इस मीन राशि में शनि का प्रवेश, ठंडा ग्रह जल की राशि में पहुंच रहा है, तो जितने समुद्री देश हैं वहां पर आफत आने वाली है। अच्छा। इसलिए तो मुंबई के बारे में बोलते हैं, मुंबई बहुत सेफ नहीं है। अच्छा। मद्रास बहुत सेफ नहीं है, चेन्नई। ये कब प्रवेश करेगा शनि? ये शनि अभी मार्च से एंड में प्रवेश करेगा। तो मतलब मार्च से नेगेटिव शुरू हो जाएंगे।
तो जो सट्टरगैरी योग बनेगा वो 29 मार्च के आसपास की स्थिति में बनेगा। अच्छा और वो नेगेटिव योग बनाएगा। फिर गुरु का अतिचारी होना ये संकेत देता है कि ये विवाद कराएगा। तो और विवाद होता है जब गुरु अतिचारी होता है, तो अच्छी मानसिकता के लोग आगे आते हैं, नेगेटिव लोग अपने उत्पाद को मचाते हैं। तो वो स्थिति अब होती रहेगी। तो 25 में इन 6 ग्रहों का एकदम तेजी से होना अब हर व्यक्ति को पकड़ में आ रहा है। 25 से ऐसा होने वाला है। पहले 25, 26, 27, 28 ये लगातार चलेंगे। तो ऐसी स्थिति बनती रहेगी। बकरी ज़्यादा होंगे, तेज गति कर लेंगे, शनि की भी गति तेज हो जाएगी, शनि जल्दी राशि बदल लेगा। तो मंगल अभी बार बार रिवर्ट होता 4-5 महीने में एक राशि बदल रहा है। अच्छा, 45 दिन में राशि बदलनी चाहिए, 4-5 महीने में। अच्छा, इन ग्रहों की बदलने का जैसे आपने बताया, इन देशों का तो क्योंकि इनके यहाँ बाढ़, भूकंप, निगेटिविटी तो इनके यहाँ है, युद्ध की हालत है। भारत पर इसका इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या असर होने वाला है? देखो, भारत पे असर होने की स्थिति तो ये बनती है कि उतना ज्यादा भारत के ऊपर असर नहीं होगा। अच्छा। अब उसके लिए है ना, आपको विश्व परिवेश में चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया को यदि आप देखें तो भारत का जो आकार है वो हृदय की तरह है। हाँ। और पूरी दुनिया का हृदय स्थल भारत है जी। 6 यहाँ पर ऋतुएं हैं, सारे यहाँ पर। रेगिस्तान देखोगे रेगिस्तान मिल जाएगा, बर्फीले पहाड़ देखोगे बर्फीला पहाड़ मिल जाएगा, समुद्र देखोगे समुद्र मिल जाएगा, जंगल देखोगे जंगल मिल जाएगा। पूरी दुनिया में जो चीजें हैं वो उन सबका शोरूम भारत है। हर चीज यहाँ पर उपस्थित मिलेगी आपको। तो उस स्थिति में भारत को यदि हम देखते हैं, भारत में अभी तक कई आक्रांताओं का राज्य रहा। 2000 साल भारत में बड़े भारतीय संस्कृति ने बहुत सारी गुलामी टाइप की स्थिति झेली, बहुत सारी परिस्थितियों को नेगेटिव झेला। लेकिन अब जब गुरु सही होता है तो भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार में ये थोड़ी वो अवतार आएंगे और एक झटके में सही कर जाएंगे। वो जब अवतार लेते हैं तो उससे पहले पंचतत्व अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। सभी देवी देवता अलर्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अलर्ट हो जाते हैं। मारने के लिए शंकर जी भी तैयार हो जाते हैं। धमाधम इकट्ठे इधर से मारा तो 2-4 लाख उधर मर गए, इधर भूकंप आया 3-4 लाख उधर मर गए। वायनाड की तरफ दृष्टि की तो 1-8 लाख वायनाड में ढेर हो गए। तो ऐसा फिर भगवान ऐसा करते हैं। और उत्पत्ति के जो देवता ब्रह्मा है वो ब्रह्मा फिर विष्णु का साथ देना शुरू करते हैं। तो पॉपुलेशन वो कंट्रोल करते हैं, उतने ज्यादा पैदा नहीं होते हैं। और संगार के देवता भगवान शिव सक्रिय हो जाते हैं, वो निपटाना शुरू कर देते हैं। और विष्णु जी का काम होता है चेतना को बलवती करना। तो जो लोग सही चेतना वाले हैं वो उनको बल प्रदान करते हैं। अच्छा, तो नहीं तो ये अभी क्यों प्रदान कर रहे हैं सब? इनका तो कहाँ में ये करना, तो इनको तो पहले से ही करना चाहिए। अचानक ये परिस्थितियाँ क्यों ऐसी घातक होने जा रही हैं, या इनको लेके कहा जा रहा है कि ये अब कोई बहुत अच्छा समय नहीं है 2-4 साल? अब क्या नई जब संस्कृति लेके आओगे आप, जब आपके मकान में रंगाई पुताई करने चाहते हो आप, तो उससे पहले झाड़ू लगाओगे तो कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे। फिर धुलाई करोगे तो उससे जो भी होगा निपट जाएगा। इसके बाद आप अपने मकान को सही कर पाते हो, भूमि को सही। तो मतलब एक सफाई अभियान है सफाई अभियान दुनिया में, ईश्वर द्वारा चलाया गया सफाई अभियान है। बिल्कुल, भारत में जैसे मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया ना, जी, ऐसे भगवान ने भी पूरी दुनिया में सफाई अभियान चलाया। तो ये दुनिया की जितनी नेगेटिव फोर्सेज हैं, हाँ, उनका नाश होना है इसमें। अच्छा आचार्य जी, यूरोप को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आपने भी पहले इसका जिक्र किया है कि यूरोप के लिए 2025 और करीब 26 ये बड़ा संकट का समय आने वाला है। कहा तो ये तक जा रहा है कि यूरोप के अस्तित्व पर ही खतरा है। या तो बाढ़ में इतनी समुद्र की उसमें डूब जाएगा या मिट जाएगा। ये क्या सही बातें हैं क्या, कैसा हो सकता है? देखो, हमारे यहाँ क्या है, वास्तुशास्त्र में बड़ी विचित्र बात बोलते हैं कि आपके घर में बड़े धारदार हथियार ड्राइंग रूम में नहीं होना चाहिए। बड़े धारदार हथियार होते हैं, बाई चांस छोटी मोटी बात उठती है तो व्यक्ति उठाए तत्काल हथियारों का उपयोग कर लेता है। तो जो बात शांति से मननी चाहिए थी, गुस्से हैं, वो हत्याओं पे कन्वर्ट हो जाती है। और ये आप देख रहे हो, जहाँ हथियार होते हैं वो आपस में लड़ के मर जाते हैं। तो सेम स्थिति यहाँ भी यही बनती है कि जिनके पास जो चीज होती है उसकी अधिकता से वो नष्ट हो जाता है। तब यूरोप के पास इतने सारे हथियार, इतने अणु बना रखे हैं, सब कुछ बना रखे, तो अपना अपना खुद की ताकत पे घमंड होने से ज्यादा उसको हथियारों की ताकत पे घमंड आ जाता है। व्यक्ति खुद कितना कंसंट्रेशन होकर काम कर रहा है, कितना होना चाहिए उसको, तो वो वहां का चिंतन समाप्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में यूरोप वगैरह अभी इनके पास हथियार इतने घातक हैं, और इन हथियारों का करेंगे क्या? कोई सरफिर आके बैठ जाएगा तो तोड़ फोड़ मचा देगा। वो तो ये कि गलत लोगों के पास अभी हथियार नहीं है, नहीं तो अभी
के अभी तक कभी के चल चुके होते। जी। तो वो स्थिति से बन रही, इसलिए जितने ज़्यादा हथियार जिसके पास होते हैं वो उतना ज़्यादा सुरक्षित होता है और उतना ही ज़्यादा विध्वंसात्मक स्थिति वहाँ पर बनती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अच्छा। इसलिए वास्तुशास्त्र में हमारे यहाँ घरों में घातक हथियार, घातक जानवरों के फोटो लगाने की मनाही होती है और साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मकड़ी का जाला घर में नहीं होना चाहिए, जाले बनवाता है। तो इस प्रकार की वास्तु जो होती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि जहाँ जो होगा वहाँ वैसी स्थिति बनेगी। पर वो तो उन घातक हथियारों का उपयोग अपने घर के लिए नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, सप्लाई करते हैं। अब रूस रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें भी हथियार अमेरिका के चल रहे हैं। इधर इजराइल और वहाँ जो चल रहा है गाजा पट्टी पे जो तनाव है वहाँ पे भी। तो ये जो सप्लाई चेन जो बंद होगी कि ये ऐसी चलती रहेगी? नहीं, ये ऐसी चलती रहेगी और ये नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। एक समय आता है जब अब जिससे उसमें हुआ था ना अश्वत्थामा के समय में, उसको ब्रह्मास्त्र याद था, उसने चला दिया। अब ये देखे नहीं उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या है। वो तो वहाँ भगवान साक्षात विराजमान थे, उन्होंने उस हथियार को रोक लिया, नहीं तो पृथ्वी तभी नष्ट हो जाती। अच्छा अच्छा। तो अब जब बंदर के हाथ में अस्त्र आएगा तो वो यही करेगा। तो ऐसे अवसर बन रहे हैं क्या? ऐसे अवसर बन रहे हैं, यही अवसर बन रहे हैं और इसी में ये निपटेंगे आपस में। अच्छा अच्छा। और चमत्कार तो तब होगा जब आप भारत में देखेंगे बड़ी बड़ी मिसाइलें और उनको छोड़ने के लिए भारत पे आएंगे और वो मिसाइलें भारत तक नहीं पहुंचेंगी। ये नए चमत्कार होंगे जो योग ध्यान के माध्यम से होंगे और उनका कुंभ से संबंध होगा। मतलब अच्छा। जो वो लोग बाबा लोग जब कुंभ में आते हैं तो इसलिए नहीं आते खाली नहाए और इलाहाबाद आए और घूमे और कचौड़ी खाई और चल दिए। वहाँ उनका एक अपना रूप में आते हैं। ओरिजिनल लोग अलग होते हैं, दिखावे के लोग अलग होते हैं और आडम्बरी पाखंडी लोग अलग होते हैं। तो जो ओरिजिनल लोग होते हैं वो फिर देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। ओगढ़ जो संप्रदाय बना है वो देश की और भगवान की बनाई हुई चीज़ों को संभालने के लिए बना है, इसलिए वो इतनी साधनाएं करते हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं। और जब विपरीत परिस्थिति आती है तब वो उनका सामना करते हैं और फिर भगवान के साथ रहकर भगवत सत्ता को पूरी दुनिया तक वो फैलाते हैं। तो ये उनका एक विधान है। आचार्य जी, कहा यह भी जा रहा है नागा साधुओं को लेकर के कि आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बदलेंगी या जो युद्ध के भी हालत होंगे इनमें इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है, नागा साधुओं की। इनकी भूमिका हर युद्ध में रहती है। अच्छा। हाँ, जो चाइना का युद्ध भारत का हुआ था, चाइना ने आखिर युद्ध में सरेंडर कैसे किया? वो भौतिक रूप से दिखता है कि नेहरू जी ने सब जमीन दे दी और उसके बाद वो चुपचाप हो गया, फिर अमेरिका भारत की तरफ आ गया। रूस ने तो चाहा था कि आप जितना ज़्यादा कब्जा करना कर लो, क्योंकि सोवियत और उस समय चीन एक थे। रूस ने अपने विमान तक उड़ाने की परमिशन नहीं दी थी उस समय में। लेकिन कुछ परिस्थिति हुई, दतिया में हवन यज्ञ हुए, वहाँ हुए, तभी चीन के लोग छोड़ के भागे और भारत पे सुरक्षित हुए। और जब भी भारत पर विध्वंसात्मक, चाहे औरंगजेब ने हमला किया हो, चाहे बाबर ने किया हो, चाहे अकबर ने किया हो, और ये जो अदृश्य नागा हैं इन्हीं लोगों ने इस देश को बचाया है और हमारी संस्कृति बची रही। लोग आज बोलते जरूर हैं पूरे उस पर मुस्लिमों का शासन था। मुस्लिमों का शासन आप इतिहास पढ़ोगे तो ये 10% भी शासन नहीं कर पाए। बिल्कुल। खाली दिल्ली में बैठकर, ये थोड़ी दिल्ली में बैठकर तो अरविंद केजरीवाल का पूरे भारत में शासन हो गया। तुम दिल्ली के आदमी हो, वहीं बैठा रहो। जब औरंगजेब का सामना शिवाजी के बहुओं से हुआ आके, तो उनने वहीं बैठ दिया उनको औरंगाबाद में, और उसी में से बाहर नहीं निकल पाया, सड़ के मरा 3 साल तक। तो ये जो इतिहास है वो पढ़ना चाहिए। अकबर इतना बड़ा सूरमा बैठा हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की लड़की ने आके उसको वहीं गर्दन रख के उसको क्षमा मंगवा ली थी। जिस मैदान में वो आके लड़कियों को करता था, मेला लगवाता था, तो उसकी वीरता वहां निकाल दी। औरंगजेब ये इतने बड़े सूरमा हो रहे थे, शिवाजी ने यहाँ से लेकर वहां तक ठोकना शुरू किया तो साउथ तक उनका बन गया। तो राजस्थान के मेवाड़ के राजाओं ने इन्हें साथ दे दिया होता तो उस समय ही इनका कबाड़ा हो जाता। तो ये जो स्थिति है ये सन्यासियों की स्थिति है, क्योंकि शिवाजी के जो गुरु थे उन्होंने अपने पूरे काम किए। महाराणा प्रताप के गुरु थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को बोला कि मलेच्छों का शासन आने वाला, राणा तो निकल जाए। तो राणा ने उस दिन तलवार उठा ली थी अकबर को मारने की। तो ये परिस्थिति है, तो इतिहास पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन नागाओं का इतिहास क्या है और इनने कैसे कैसे लोगों को जन्म दिया। विवेकानंद को जन्म देने के लिए रामकृष्ण परमहंस आ गए। धर्म की चेतना है, चेतना के लोग पैदा करो। उनने साधना की, एक ऋषि को बुलाया, ऋषि के रूप में विवेकानंद आए, तो धर्म ध्वजा फहरा गए। तो इस तरह की काम ऐसी हुआ। मोदी आ गए, उनने अपने काम कर दिए। मोदी को लोग हल्के में लेने लग गए तो योगी जी पैदा हो गए। तो उन्होंने कहा, पहले तो सोच रहे थे कि मोदी भगा, अब भगवान से दुआ कर रहे हैं मोदी नहीं भागे, नहीं तो दूसरा खतरनाक आ रहा है।
तो ये यहाँ तो अवतार बिल्कुल चल ही रहे हैं, सीरीज चल रही है, एक के बाद एक चल रहे हैं। जी जी। तो परिस्थिति ऐसे मूव करती है और ग्रह से इनसे मालूम पड़ जाता है कौन चेतना कैसी आई है। अच्छा आचार्य जी, लेकिन एक बात है, भारत के आसपास की जो थोड़ी सी भौगोलिक चीज देखें, अब इस समय आप देखिए पाकिस्तान तो भारत का एंटी है ही, बांग्लादेश में बिल्कुल विस्फोट मचे हुए हैं, वहाँ हिंदुओं को काट काट के मारा जा रहा है। इधर नेपाल की चाइना के गुलाम बना हुआ है, श्रीलंका चाइना का गुलाम बना हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के चारों तरफ जो है वो शिकंजा कस चुके हैं ये लोग, चाइना हो चाहे दूसरे हों। तो ये क्या आने वाले दिनों में भारत के लिए क्या नेगेटिव चीज तो नहीं है कि भारत पे भी इन देशों की, चाइना जैसे देशों की नजर लगी हुई है? जीव दांतों के बीच में सुरक्षित रहती है। दांत कितने करोड़ों क्रूर होते हैं और टूटते दांत है, जीव आखिर तक नहीं टूटती। जी जी। जो सॉफ्ट रहता है उसकी वैल्यू अलग रहती है। तो भारत के जब प्रभु रखवाला है तो वो स्थिति भारत की है, इसलिए चाहे कितनी भी दम मार लें। अब पाकिस्तान ने इतने नाटक किए थे, हम दोनों एक साथ आजाद हुए, आज वो भीख मांग रहा है और भीख भी नहीं मिल रही। मतलब अब तो एक आधे लोग तो भुखमरी से मर रहे हैं वहाँ पर। सही है। अब सेम स्थिति, अच्छा वाला बांग्लादेश सही चल रहा था, जबरन भारत से उठा के उलझट्टे में पड़ा। और अब वहाँ अभी तो पेपर ओमरन में न्यूज आ रही, 3 400 किलो टमाटर हो रहे हैं, टमाटर ही नहीं खरीद पा रहे हैं। श्रीलंका ने नाटक करना शुरू कर दिया, ऐसा विद्रोह खड़ा हुआ कि वही भुखमरी की कगार पे आ गया जी। कैसे नेपाल से अच्छे संबंध थे, सारा कुछ ठीक था, लेकिन जरा सी नेगेटिव स्थिति बनी है, उनकी स्थिति विकट हो रही है। तो जब आप जिस व्यक्ति का साथ दोगे आपकी मानसिकता वैसी होगी, और मूर्खों का तो हमदर्द मारा जाता है। तो अब ये जो चीन अभी हमदर्द बने हुए हैं, तो इसलिए मैं गारंटी से कहता हूँ चीन में मारा जाएगा। क्योंकि ये दोगले हैं, कल भारत के साथ थे, पैसे मिले तो चीन के साथ हो गए, कोई अमेरिका टुकड़ा डाल देगा उसके साथ हो जाएंगे जी। तो गद्दार हैं, तो गद्दारों का जो हश्र होता है वो सजा मौत ही होती है। तो वो स्थिति इनकी होने वाली थी, उन्होंने अपनी मौत को खुद चुन लिया जी जी, और ये वहाँ पहुँच गए। नहीं, लेकिन ये आसपास के लोग, मान लो भारत में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अभी भीख मांग रहे की नौबत में है, आटा टमाटर नहीं खरीद पा रहा है, तो ये सब आएंगे तो सब यही भारत में तो घुसते हैं। नहीं, वो तो देखो ये प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि हम किस तरह से अपने देश को सुरक्षित करें, और उस पर भारत का प्रशासन चैतन्य है। निश्चित रूप से जो शंकाएं आप कर रहे हो ये उनको भी हैं और उनकी चिंताएं भी हैं। सुरक्षित तो हो रहा है, और आने वाले समय में देश के लोग भी अब जागरूक हैं। पहले लोग कांग्रेस को वोट देते थे, ये बात एक जागरूकता आ गई। अब वो समझ गए कि ये राहुल गांधी जैसे, इनका 70 साल से यही एजेंडा चल रहा है, भारत को राज्य बनाने वाला जी जी, भारत इंडियन स्टेट की चिंता कर रहे हैं 70 साल से। जवाहरलाल जी वो तो कहते हैं ना कि भारत तो राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है। तो ये ऐसे लोग ओपन हो गए। अब जो लोग इनको वोट देते थे वो बीजेपी की तरफ आ गए, तो अपने आप इनका खेल खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल अभी हार्निक कंडीशन में थोड़ी था, लेकिन अभी जिस तरह की उठापटक उसने उठपटांग की, उसमें निपट नहीं कगार पे। तो पाप जो है मगर चढ़ के बोलता है और नेगेटिव स्थिति बना देता है। तो वैसे तो चर्चा तो बहुत लंबी, क्योंकि विषय बड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि समय की कमी तो है ही, और ये बात सही है कि ठंड अपने शबाब पर है, पूरी चढ़ी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में युद्ध की गर्मी मची हुई है। पर चर्चा अगले एपिसोड में फिर करेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, तो अभी इसको यही विराम देते हैं। और आचार्य जी, आपने पूरे विश्व परिदृश्य को लेकर जो एक खाका खींचा, जो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विश्लेषण आपने किया, आने वाले दिनों की लेकर जो आपने चेताया है, और भारत की सनातन संस्कृति की जो खुशबू पूरी दुनिया में फैलने वाली है, उसको लेकर भी आपने बताया। तो हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो पूरे दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।